हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे इकोनोमेट्रिक्स में बेसिक्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स में अभी हम लोग डिवोर का ही कर रहे हैं और चैप्टर 9 में एक एग्जाम्पल किया था हमने लास्ट क्लास में 9.7। लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल किया था, उसमें थोड़ा सा लास्ट में कंफ्यूजन हो गया था क्योंकि हमारी टी की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी आई थिंक, और कुछ अल्फा से हम लोग कंपेयर कर रहे थे। बुक में उसको पी वैल्यू से किया हुआ था, तो आज दोनों मेथड को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, पहले पी वैल्यू कर लेते हैं, फिर लास्ट क्लास का भी हम लोग सही कर लेंगे। लास्ट क्लास में करना क्या था कि जैसे हमारी टी की वैल्यू लास्ट क्लास में थोड़ा चलते हैं, याद आ गया आपको? जब हमने टी कैलकुलेटेड निकाला था तो हमारा टी कैलकुलेटेड कितना आया था? -1.8। नेगेटिव में आ रहा है, तो हम लोग इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे अभी फिलहाल टेस्ट के लिए। इसी का सिमेट्रिकल हो गया 1.8, तो इसका भी हम लोग राइट टेल कर देंगे। ध्यान से सुनो मेरी बात, ये मैंने कंफर्म कर लिया है कि अब अगर आप इसको नेगेटिव से पॉजिटिव करते हो तो आपका टेस्ट भी जो है वो क्या हो जाएगा? राइट टेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज सीख लो, काम आएगा आगे। 1.8 और हमारी ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड टी है। क्रिटिकल टी, कैलकुलेटेड टी अभी छोड़ दो, अभी पहले क्रिटिकल निकालो। कैलकुलेटेड तो हमें पता लग गया है, क्रिटिकल टी। और इधर सारा का सारा अल्फा रख देंगे कितना? 0.05। इसको आप हटा दो, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप लोग। अब अल्फा अगर 0.05 है और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 15 है, तब आप टेबल में से देख करके बताओ कि व्हाट इज द टी वैल्यू। व्हाट इज द टी वैल्यू? जरा टेबल निकालना आप लोग, टी वैल्यू का, टी वैल्यू का टेबल निकालना। बायनोमियल के बाद काई स्क्वायर है, काई स्क्वायर से पहले होगा टी, मिल गया टी। 15 के सामने 0.05 में मिल रहा है 1.753। वी आर गेटिंग 0.05 में 1.753, तो क्रिटिकल टी है 1.753। और हमने जब यहां पर आप नोट में लिख लोगे, when t is equal to -1.8 is changed to, इसको जब हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव t का ही टेबल दिया होता है इसलिए सारा अल्फा कहाँ होता है? राइट हैंड साइड पे होता है। देन लेफ्ट टेल्ड टेस्ट किस में चला जाएगा? कन्वर्ट्स टू राइट टेल्ड टेस्ट। जस्ट अ मिनट, राइट टेल्ड टेस्ट। अब आप देखो कि आपका 1.8 किधर है? 1.8 इधर है ना, तो H0 इज रिजेक्टेड। अब आगे बात समझ में, जब कभी टी टेस्ट में आपको टेस्टिंग करना हो और आपका नेगेटिव वैल्यू आ रहा हो टी का, तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो, पॉजिटिव कर सकते हो। नेगेटिव तभी आ रहा होगा जब आपका लेफ्ट टेल टेस्ट हो रहा होगा। ये भी कोई इतफाक नहीं है, ये होता ही है, रूल होता है। लेफ्ट टेल टेस्ट में ही नेगेटिव आता है क्योंकि नेगेटिव को हमें कंपेयर करना होता है, लेकिन हमारे पास टेबल में तो नेगेटिव के लिए है ही नहीं। सारा का सारा अल्फा कहाँ होता है? राइट हैंड साइड पे। तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। पॉजिटिव कर देंगे तो अल्फा भी पॉजिटिव साइड चला जाएगा, राइट टेल टेस्ट। कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर सकते हो। तो इसमें आगे हमारा H0 इज रिजेक्टेड। अब जाकर के क्लियर हुआ ये? लास्ट क्लास में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कि 0.95 लेंगे या क्या लेंगे। नाउ इज इट क्लियर? यस बच्चे, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास में हमने टी को कंपेयर करके किया था। अब आज हम लोग पी वैल्यू निकालना सीखेंगे यूजिंग टी। तो सेम एग्जाम्पल 9.7 जिसमें हमारा टी आ चुका है -1.8 आ चुका है, -1.8। अल्फा कितना दिया हुआ है? 0.05। अब -1.8 के लिए फिर से वही प्रॉब्लम आएगी कि हमें कोई वैल्यू गिवन नहीं होता है माइनस के लिए, और इसके लिए पी वैल्यू निकालना है हमें। फॉर पी वैल्यू वी शुड हैव
पॉजिटिव टी, पॉजिटिव टी, लेकिन टी तो यहाँ -1.8 आया है, कोई बात नहीं, हम +1.8 से भी काम चला सकते हैं। तो कन्वर्ट कर दिया इसको हमने किस में, बताना, क्योंकि मोर और लेस ये सिमेट्रिकल होता है, तो +1.8। अब इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी 1.8 का, ये कितना रिजेक्शन रीजन आ रहा है, यही तो पी पता लगाना है ना, पी वैल्यू कितना आ रहा है। इसके लिए एक नए टेबल की जरूरत है, जो कि मैंने आज ड्राइव पे अपलोड करा दिया था। क्या आप लोगों ने टेबल, एक मिनट, टेबल नंबर क्या है एक बार मुझे देखने दो। टेबल नंबर है A.8, A.8 जो आज न्यूली ऐड हुआ होगा, A.8 उसको देख सकते हो आप लोग। A.8 टेबल आपको मिल गया, इट्स ऑन पेज नंबर A12 एंड A13, मिल गया सभी को, ऐसे होगा। दिस इज A13, दिस इज A12, पेज पे आपको मिल गया होगा टेबल A.8। इस पे लिखा होगा टी कर्व टिल एरियाज। अब इसमें पी वैल्यू के लिए आपको मतलब इस तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है, इसलिए दिक्कत नहीं होगी। आपको यही वाला एरिया निकालना है ना, यही एरिया निकलेगा, यही है पी वैल्यू, लेकिन ये हमेशा राइट वाला निकलेगा। अभी हमारे क्वेश्चन में क्या आ रहा था, लेफ्ट में आ रहा था, उसको हमने राइट में कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जो इधर पी हो रहा था, अब वो इधर पी निकल जाएगा, क्या दिक्कत है, एरिया तो सेम ही आएगा ना। अब देखो, हमें जो पी निकालना है, इसके लिए हमें चाहिए टी और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। टी कितना है, 1.8, टी की वैल्यू है 1.8, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है 1.8 के सामने हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना आया था बच्चे, याद है आपको, 15। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 15। तो देखो तो जरा 15, चलो फर्स्ट पेज पे ही मिल गया है हमें, 15 यहाँ रहा, 15 के नीचे आएंगे, 1.8 के सामने जाएंगे, क्या मिल रहा हमें, टेबल है सबके पास 1.8, क्या बोल रहे हो, 0 पॉइंट, हाँ चलो, यानी आप लोगों के पास टेबल है, ये मुझे कंफर्म करना था। तो सबके पास टेबल है 0.046, ये पी वैल्यू आ गई। अब जरा आप कंपेयर करो, p इज इक्वल टू 0.046, अल्फा है 0.05, तो p अल्फा से कम है या ज़्यादा है, सिंस p इज लेस देन अल्फा, सो H0 इज रिजेक्टेड। समझ में आ गई बात, यही था इतना इसमें। तो p लेस देन अल्फा, तो H0 इज रिजेक्टेड। तो आप ऐसे भी p वैल्यू t से निकाल सकते हो और कंपेयर कर सकते हो। तो अब ये वाला एग्जाम्पल हो गया, कौन सा, 9.7 था ना। अब आप नेक्स्ट टॉपिक लिखना, पूल्ड टी स्ट्रक्चर। पूल्ड टी प्रोसीजर है, पूल्ड टी प्रोसीजर, ये ऑप्शनल बच्चे लिख लो, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों के कॉलेज में ना पढ़ाया जाए, क्योंकि इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, ये कभी भी सिलेबस में इंक्लूड नहीं हुआ है। लेकिन एक दो बच्चों की तरफ से क्लास में मुझे आवाज़ आई थी कि मैम क्लास में पूल्ड टी स्ट्रक्चर कराया है, प्रोसीजर। तो इसमें कुछ नहीं है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग भी समझ सकते हो। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, कुछ बच्चे आप इसको छोड़ भी सकते हो, इससे क्वेश्चन आज तक नहीं आया और आगे भी नहीं। क्या है, 9.2 में ही है बच्चे अभी हम लोग। ये पेज नंबर 360 पे आपको मिलेगा पूल्ड टी प्रोसीजर, ठीक है, पेज 360 पे अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो, पूल्ड टी प्रोसीजर। देखो होता क्या है कि हमें चेक करना होता है
टू चेक इफ दे हैव इक्वल वेरिएंसेस। ये क्यों हटा दिया गया था सिलेबस से ये भी हम बता देंगे, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी एक एफ टेस्ट है जो कि आगे हमें पढ़ना है, वो तो सिलेबस में है, इसलिए पूर्ण टी प्रोसीजर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी है तो हम आपको समझा देते हैं। इफ दे हैव इक्वल, क्या ये करा दिया है? हमारे कॉलेज में तो सब करा रहे हैं, हर चीज नहीं आता ना। चलो यहाँ देखो, टू चेक इफ दे हैव सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। पिछले सेमेस्टर में 9 चैप्टर से क्वेश्चन आया तो वो कराया ही नहीं, और इस बार सब कुछ करा रहे हैं। अब 9 से आना नहीं है क्वेश्चन। नहीं नहीं, जो बच्चे पढ़े हैं वो लोग तो बोलते हैं 9 से आया था क्वेश्चन, वेरिएंस का चेक करना था हमें कि वेरिएंस इक्वल है यानी एफ टेस्ट लगा करके आया था क्वेश्चन। तो ठीक है, मुझे क्वेश्चन पेपर एक बार भेजना, हम देख लेंगे। टू चेक इफ दे हैव सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। इसके लिए होता क्या है कि जब आपके पास दो दो सैंपल होते हैं ना, सैंपल 1 m साइज है, दूसरा है सैंपल 2, उसका साइज है n, m और n, तो दोनों का जो डेटा होगा वो वेरिएंस में तो अलग अलग इफेक्ट डालेगा ना, वेरिएंस में अलग अलग इफेक्ट डालेगा। हम लोग z इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ते हैं x बार माइनस वाई बार माइनस μ1 माइनस μ2 अपॉन में रूट अंडर सिग्मा 1 स्क्वायर बाई m प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n। नाउ लेट सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सिग्मा 1 स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर ही मान लो इसको, अगर दोनों को सेम मान रहे हो तो ध्यान देना ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई m प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई n। ये आ गया x बार माइनस वाई बार माइनस μ1 माइनस μ2, और नीचे आ गया रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर 1 बाई m प्लस 1 बाई n। ये तो हमने बना लिया, लेकिन इसमें ना कभी कभी क्या हो जाता है, देयर इज सम कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज सम कॉन्ट्राडिक्शन। कुछ लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि दोनों का कंट्रीब्यूशन वेरिएंस में सेम हो। देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन एज बोथ सैंपल, एक लाइन बस मुझे लिखने दो, बोथ सैंपल्स कैन नॉट हैव सेम कंट्रीब्यूशन टू वेरिएंस, सेम कंट्रीब्यूशन टू वेरिएंस। दोनों का जब सैंपल साइज अलग अलग है, मान लो एक में 10 ऑब्जर्वेशन है, एक में सिर्फ 5 ही है, तो इसका जो वेरिएंस आएगा और इसका जो वेरिएंस आएगा दोनों का कंट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। तो इसलिए इन्होंने पूल्ड टी एडजस्टेड सिग्मा स्क्वायर निकाला, जिसको नाम दिया पूल्ड वेरिएंस। देखो पूल्ड वेरिएंस के लिए sp स्क्वायर, p किस लिए? पूल्ड के लिए, p जो लेटर नीचे में चेक करना होता है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, देखो सैंपल का तो वेरिएंस अलग अलग होगा दोनों का, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन अलग अलग होगा वेरिएंस में। तो जो हम एक कॉमन वेरिएंस दोनों सैंपल के लिए ले रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम पूल्ड निकालते हैं, जो कि वेटेड स्टैंडर्ड डिवीजन कहलाता है। जिसका जितना साइज होगा उसका उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, उसका डेटा उतना ज़्यादा इन्वॉल्व होगा वेरिएंस निकालने में। मान लो एक 20 का है और एक 10 का है, तो 20 वाले का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, तो उसके वेरिएंस का ज़्यादा पार्ट आना चाहिए, और छोटे वाले के वेरिएंस का कम पार्ट आना चाहिए। दोनों का मिक्स करके जो वेरिएंस निकलेगा वो हमारा पूल्ड वेरिएंस कहलाएगा। तो पूल्ड वेरिएंस का टेक्निक आ गया, इसको भी यूज़ किया जाता है, बताएंगे किस केस में यूज़ किया जाता है, पहले इस चीज़ को समझ लो। कब यूज़ करना है इसके लिए भी इंस्ट्रक्शन है, फॉलो करना है हमें वो। पहले पूल्ड वेरिएंस समझ लेते हैं। पूल्ड वेरिएंस निकालना होगा तो इसके लिए फॉर्मूला है बच्चे, m-1 बाई m प्लस n-2। अब मुझे बताओ कि m-1 क्या है? फर्स्ट सैंपल का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है,
और m प्लस n माइनस 2 क्या है? पूरे कंबाइंड सैंपल का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। जब आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो इसका कितना हो गया? m प्लस n। तो कंबाइंड कितना हो गया बताओ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? m प्लस n, दोनों का सम कर देंगे तो m प्लस n माइनस 2। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो एक का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बाय सम ऑफ बोथ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इनटू फर्स्ट वेरिएंस प्लस सेकेंड का कितना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? n माइनस 1 बाई m प्लस n माइनस 2 इंटू सेकेंड का वेरिएंस। यही है एस्टिमेटर ऑफ पूल्ड वेरिएंस का एडजस्टेड एस्टिमेटर ऑफ। एस्टिमेटर मतलब यही हमें लगभग बढ़िया एस्टिमेटर है और ये हमें पॉपुलेशन के वेरिएंस की तरफ ज़्यादा क्लोज कर देगा। वो जो सिग्मा स्क्वायर कर रहे हैं उसकी जगह पे पूल्ड वाला वेरिएंस हमें यूज करना है, पूल्ड वाला वेरिएंस यूज करना है। यानी नाउ इंप्रूव्ड जेड क्या हो जाएगा? इंप्रूव्ड जेड कितना हो जाएगा? एक्स बार माइनस वाई बार माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू। और नीचे में जो हम लोग सिग्मा स्क्वायर यूज कर रहे थे ना, सिग्मा स्क्वायर की जगह क्या यूज कर देंगे? एस पी स्क्वायर 1 बाई एम प्लस 1 बाई एन। बस यही कहता है ये, ठीक है। एस पी स्क्वायर बस इसकी जगह पे रिप्लेस कर देना है, यानी रिप्लेस सिग्मा स्क्वायर क्या है? कोई बात नहीं, जेड है या टी है एक ही चीज है। जेड और टी तो सैंपल साइज पे डिपेंड करता है ना। एम और एन दोनों 40 से ज्यादा तो जेड हो जाएगा, एम और एन दोनों 40 से कम तो फिर टी हो जाएगा, ठीक है। सेम ही फॉर्मूला रहेगा, जेड और टी। आप यहाँ पे लिख लो टी और जेड। अच्छा, और अगर पॉपुलेशन के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है और सैंपल का साइज जो है 40 से ज़्यादा है तो फिर हम लोग जेड नहीं यूज़ करते। तो फाइनाइट के लिए भी जेड यूज। नहीं नहीं, सिग्मा नोन है तब तो फिर वही रास्ता है हमारे पास, तब तो हम ये पूल्ड वाला नहीं लगाएंगे। सिग्मा नोन है तो जब अननोन रहता है और जब 40 से ऊपर है तो जेड ही तो निकाल रहे होते हैं ना। जेड और टी में फ़र्क क्या है? फॉर्मूला तो सेम है, बस साइज का है कि जब एम और एन दोनों 40 से ज़्यादा होगा तो जेड यूज़ कर देंगे, जब दोनों 40 से कम होगा तो टी यूज़ करेंगे, ठीक है। बात को समझो। सैंपल के वेरिएंस से एक एस्टिमेटर निकालना है जो हमें पॉपुलेशन के वेरिएंस तक ले जाता हो। तो वो एस्टिमेटर हमें यही बता रहा है, एस पी स्क्वायर। एस्टिमेटर तो थोड़ा बहुत क्लियर है ना आपको चैप्टर 6 से? क्लियर? तो इसको बढ़िया एस्टिमेटर माना गया है। अब रही बात कि अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, कहीं भी पूल्ड वाला तो यूज किया नहीं। तो पूल्ड वाला तब यूज करेंगे जब इंस्ट्रक्शन में हमें लिखा होगा क्वेश्चन में। पूल्ड वाला यूज करने के लिए इंस्ट्रक्शन एक और है, सजेशन है आपके लिए कि आपको कब यूज करना चाहिए। वैसे तो ये यूज हम लोग नहीं करते क्योंकि एफ टेस्ट से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। सजेशन है कि फर्स्ट अप्लाई करो आप एच नॉट, दोनों वेरिएंस को जब हम लोग सेम मान लेंगे एंड एच नॉट इज रिजेक्टेड। अगर एच नॉट रिजेक्ट आ रहा है तब हम रिप्लेस कर देंगे इज रिप्लेस्ड विथ पूल्ड वाला, इज रिप्लेस्ड विथ एस पी स्क्वायर। पूल्ड वाला तब हम लोग मेथड यूज करते हैं। मतलब अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन करते चले आए हैं म्यू के जैसा, म्यू के जैसा ही जब हम वेरिएंस पे टेस्ट लगाते हैं और उसमें एच नॉट रिजेक्ट हो जाता है तब कहा जाता है कि आप वहां पर वेरिएंस वाले केस में ही सिर्फ पूल्ड वाला यूज करना है, मीन के लिए नहीं यूज करना, प्रोपोर्शन के लिए नहीं यूज करना। क्लियर बच्चे? पूल्ड वाला कब यूज करना है? तो अगर पूल्ड वाला आपके पेपर में आता है तो आपको वो क्लियर, मतलब इतना हिंट तो मिल जाएगा कि कब हमें पूल्ड वाला यूज करना है। डिफरेंस ऑफ मीन में तो नहीं यूज करना, डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन में भी नहीं यूज करना। जब वेरिएंस का टेस्ट लगा रहे होंगे अदर देन एफ, जेड और टी लगा रहे होंगे वेरिएंस के लिए, तब ये पूल्ड वाला हम लोग यूज करेंगे। जब ये कंडीशन दिया रहेगा कि दोनों का वेरिएंस क्या है, सेम है, तब हम लोग इसको पूल्ड वाले से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और ये वाला हम कब यूज करेंगे?
जब हमें इंस्ट्रक्शन में दिया रहेगा कि यूज्ड पुल्ड टी प्रोसीजर, तो जेड और टी, आप इसको टी भी लिख सकते हो और जेड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको ये जेड और टी भी लिख सकते हो। पुल्ड टी स्ट्रक्चर, समझ में आ गई बात? बस इतना ही है। यही वेटेड वाला एवरेज बस आपको याद रखना है। फर्स्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बाय दोनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का सम रेशियो निकालते हैं, सेकंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बाय दोनों, फर्स्ट वेरिएंस सेकंड वेरिएंस का सम, तो ये आ जाएगा पूल्ड वेरिएंस, और इसी को यूज कर देना है। बस यही है। इसी के साथ हमारा सेक्शन 9.2 होता है खत्म। 9.3 तो खैर सदियों से हमारे कोर्स में नहीं रहा है, पेयर्ड डेटा, ये हमें करना ही नहीं है। 9.3, 9.4 में आ जाओ। यस, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होंगे। एक फर्स्ट सैंपल का m-1, दूसरे सैंपल का n-1, और दोनों का जब सम कर रहे होंगे, कंबाइन कर रहे होंगे, तो m प्लस n-2। ठीक है, हाँ, तो उसके लिए m प्लस n-2 वाले से चेक करेंगे। जब आप t कैलकुलेटेड t टेबल से निकाल रहे होगे, t फ्रॉम टेबल, तो उसके लिए जब आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखोगे तो m प्लस n-2 के हिसाब से देखो। ठीक है, उसके हिसाब से देखना है। ये हमारे इंडियन बुक्स में होते थे, लेकिन इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं करना, आपको नहीं आता है पेपर में। बच्चे, इतने साल से हो गया मुझे पढ़ाते पढ़ाते, आज तक तो कभी नहीं पूछा है पुल्ड टी प्रोसीजर। अब इस बार अगर पूछेगा तो फिर इस तरीके से करना पड़ेगा। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप m प्लस n, यस, वो तो ठीक है, वो हमने लर्न किया था। तो वो जब पूलिंग नहीं करते हैं, डेटा पूलिंग का मतलब क्या होता है, जब हमने दोनों को मिलाकर के एक साथ कर दिया, ठीक है, पूलिंग कहलाता है। तो जब हम कंबाइन नहीं कर रहे हैं दोनों को, तब की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम में तो वही लंबा वाला फॉर्मूला निकलेगा जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। आपको अगर पूल्ड टी लगाना होगा तो इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा यूज पूल्ड टी स्ट्रक्चर या यूज पूल्ड टी प्रोसीजर, तभी आपको ये वाला काम करना है। आप अपना स्मार्टनेस नहीं शो करोगे कि दोनों अलग अलग हैं सैंपल, तो हर जगह आप पूल्ड अपनी मर्जी से लगा दोगे, ये नहीं चलेगी आपकी मर्जी। सिर्फ उसी केस में लगेगा जब दोनों का वेरिएंस जो है वो नल हाइपोथेसिस में इक्वल एज्यूम किया गया है, तभी आप लगाओगे पूल्ड टी प्रोसीजर, अदरवाइज आपको नहीं लगाना। ये सजेशन है आपके लिए। बुक पढ़ो, आपको सारे स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, अगर कॉमन वेरिएंस मुझे लाना है दोनों पॉपुलेशन को मिला करके, जैसे ये देखो ना, पहले दिक्कत नहीं हो रही थी, कहाँ गया, दोनों का वेरिएंस अलग अलग था तो दिक्कत नहीं हो रही थी। तो उस वजह से फिर हम लोगों ने दोनों का सेम कर दिया। तो सेम कर रहे हैं तो कौन सा डालें, फर्स्ट वाला डालें या सेकंड वाला डालें? तो ना फर्स्ट वाला डालो ना सेकंड वाला डालो। जब कॉमन वेरिएंस यूज करना हो तो पूल्ड वाले डेटा से निकालो और उसको यूज करो कॉमन वेरिएंस की जगह पे। समझ में आ गई बात? अब 9.2 हो गया कंप्लीट। 9.4 पे आते हैं बच्चे। सेक्शन 9 पॉइंट, यस, क्या है 9.4? नहीं है, कंफर्म कर लो पहले, इसमें टू प्रोपोर्शन के बीच का है। बच्चे, अभी करंट जो मीटिंग हुई थी आपकी 12 ऑफ जनवरी पे, उसी का माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग देख लिया हमने, मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो उसमें बोला है 9.4 नहीं है हमारे कोर्स में, सीधा हमें 9.5 करना है। यानी आपके सिलेबस में 9 पॉइंट, वो तो वो तो खुद से करा रहे होंगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा, क्योंकि ये जो सिलेबस डिजाइन किया गया ये डीयू में हर कॉलेज में भेजा जाएगा और सारे कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाएगा उसी से पेपर बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपके कॉलेज के टीचर 9.4 एक क्लास लगता है उन्हें क्या जाता है, वो पढ़ा देते हैं बच्चों के नॉलेज के लिए, क्योंकि कुछ कॉलेज मानते हैं कि सिलेबस चाहे जो भी हो, हम अपने बच्चों को सारा कुछ पढ़ाएंगे, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए बहुत कुछ नॉलेज डाल देते हैं। लेकिन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू 9.4 पढ़ना जरूरी नहीं है, और इकोनोमेट्रिक्स में उसका यूज भी नहीं होता है। अगर यूज होता तो हम जरूर पढ़ाते, क्योंकि
इतने सारे बेसिक्स मैंने स्टैट्स में पढ़ाए हुए जिसका जिसका यूज़ होता है। मुझे पता है 9.4 का यूज़ इकोनोमेट्रिक्स में, अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स में 5th सेम तक कहीं भी नहीं होना है, इसलिए छोड़ देते हैं। एफ टेस्ट का तो यूज़ हर चैप्टर में है, मतलब चैप्टर 4 से जो आपका एफ टेस्ट स्टार्ट होगा इकोनोमेट्रिक्स में, पूरा चैप्टर 10 और नेक्स्ट सेमेस्टर तक भी एफ टेस्ट चलता रहेगा, इसलिए इसको तो पढ़ाना जरूरी है। तो सेक्शन 9.4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 9.5 ना, एफ टेस्ट चेंज कर दो 9.5। अब 9.4 नहीं है, 9.5 में दिया हुआ है इन्फ्रेंसेस कंसर्निंग टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस, इन्फ्रेंसेस कंसर्निंग टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस, मतलब दो पॉपुलेशन के वेरिएंस पे हम लोग किस तरीके से टेस्ट लगाएंगे या फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे, यही हमें सीखना है किसमें, 9.5 में। देखो बच्चे, इसमें हम लोगों को क्या करना है, आपको याद है 7.4, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ अभी, जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था। 7.4 में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था, कोई भी नाम मुझे बता दो। काई स्क्वायर। काई स्क्वायर में हमने क्या पढ़ा था, तो वहां पे सिंगल सैंपल का वेरिएंस का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना सीखा था और हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना सीखा था, वहां पे एक ही सैंपल था। अब 9.5 में क्या है कि टू सैंपल्स हैं, तो इनके वेरिएंसेस को कंपेयर करना होगा हमें, ठीक है, इनके वेरिएंसेस को कंपेयर करना होगा, उस पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगा। जैसे अभी हमने डिफरेंस ऑफ मीन के लिए किया था ना 9.1 में, वैसे ही डिफरेंस ऑफ वेरिएंस के लिए करेंगे और उसी के लिए फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल भी निकालेंगे। तो चलो देखो, इन्फ्रेंसेस कंसर्निंग टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस में सबसे पहले कुछ तो हम थ्योरी लिखवाएंगे जरूर, क्योंकि बाद में अगर आप यही चीज 5 दिन बाद पढ़ोगे नोटबुक में तो कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए थोड़ी सी थ्योरी होनी चाहिए स्टार्टिंग की। तो लिखना, वी यूज काई स्क्वायर, इसको कोरिलेट करते हैं, काई स्क्वायर से एफ पे आते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड we use chi-square test for confidence interval and hypothesis testing in one sample या single sample। उसके बाद से we use F test for hypothesis testing, यानी उसी का एडवांस वर्जन है, नेक्स्ट वर्जन कह सकते हो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन केस ऑफ टू सैंपल्स। अब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन एफ डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है उसके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज ले लो। लेट x1 x2 बी टू काई स्क्वायर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, मतलब दोनों किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, दोनों काई स्क्वायर के रैंडम वेरिएबल है x1 और x2, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, दोनों की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है विथ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम u1 एंड u2, यानी x1 भी एक काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का रैंडम वेरिएबल है, x2 भी एक काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का रैंडम वेरिएबल है, दोनों का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है u1 और u2। देन ध्यान से सुनो, x1 बाई u1 बाई x2 बाई u2, ये फॉलो करेगा f डिस्ट्रीब्यूशन विथ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एक तो अल्फा जरूर होगा। तो u1 और u2 यानी f के लिए 2-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आते हैं। अब 2-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्यों आते हैं ये समझ में आ गया, क्योंकि f इज रेशियो ऑफ 2 काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस रैंडम वेरिएबल, दोनों का अलग अलग अपना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। एक न्यूमरेटर का where u1 is numerator degrees of freedom and u2 is denominator degrees of freedom, दोनों चाहिए होता है f के लिए। क्यों चाहिए होता है, क्लियर हो गया, ये फॉलो करेगा f डिस्ट्रीब्यूशन को। अब थोड़ा f पे भी एक नजर डाल लें।
एफ कर्व जो है ये सिमेट्रिकल नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब आपको पता है, लॉन्ग टेल ऑन द राइट हैंड साइड। एफ कर्व इज positively skewed, positively skewed, and alpha is the area in right tail with density curve, with density curve with degrees of freedom कितना, ν1 and ν2। अब जरा ध्यान से देखो, यानी f का कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। अभी तक हमने z का डायग्राम देखा है, t का देखा है, chi स्क्वायर का देखा है। अब थोड़ा f का भी देख लें। f का जब भी बनाएंगे तो पॉजिटिवली स्क्यूड बनाएंगे, और इधर में होगा, राइट टेल में होगा अल्फा, ठीक है। और ये हमारी क्रिटिकल वैल्यू हो जाएगी जो कि अल्फा ν1 ν2 से निकलेगी। ये डेंसिटी कर्व है, f का डेंसिटी कर्व है, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है ना, उसी का कर्व है। तो हमेशा इसी टाइप का फिगर हमें देखने को मिलेगा, जिसका हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। और भी एक बात है f के बारे में, एक खास प्रॉपर्टी जो अभी तक हमने किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं पढ़ी, ये सिर्फ अपना f का ही चलता है। इंटरेस्टिंग है, डॉन नहीं करना, ये अभी अभी ही समझ में आ जाएगा। अब देखो जरा, f ऑफ, तो ये क्यों पढ़ते हैं पहले ये जान लो, फिर हम ये बताएंगे। कभी कभी लेफ्ट टेल टेस्ट का भी जरूरत पड़ जाता है, कभी कभी इधर भी हम लोग अल्फा करते हैं, इधर भी अल्फा करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी हमें ये f ऑफ 1 माइनस अल्फा ν1 ν2 की भी जरूरत पड़ जाती है कभी कभी क्रिटिकल वैल्यू में। ये तो खैर हमें पता ही है, f ऑफ अल्फा ν1 और ν2, बिकॉज दिस इज अल्फा, और ये भी अगर अल्फा है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि राइट का ही एरिया देखते हैं हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन में, तो दोनों की जरूरत कभी कभी पड़ जाती है हमें। तो एक रिलेशनशिप है एफ ऑफ 1 माइनस अल्फा ν1 ν2। नहीं, इसका नहीं होता है, इसमें राइट में ही हमेशा एरिया होता है, मतलब इसमें राइट का ही हमेशा सारा एरिया लेते हैं। अब जैसे ये मैंने 1 माइनस अल्फा लिखा है ना, तो ये राइट का ही एरिया रिप्रेजेंट होगा। हाँ हाँ, वो तो चलेगा। क्रिटिकल वैल्यू की बात करें ना, टेबल से देखने वाले की बात करें, टेबल से देखेंगे तो 1 माइनस अल्फा करके देखेंगे, ये मैंने बताया है, ठीक है। वो तो लेफ्ट हैंड टेस्ट होगा, सब कुछ होगा। तो एफ ऑफ 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, रिलेशनशिप होता है 1 बाई एफ अल्फा और ν2 ν1। आपने कुछ नोटिस किया क्या हुआ यहाँ पे? नोटिस किया या नहीं? ये था 1 माइनस अल्फा, तो ये हो गया अल्फा, यानी दोनों के रिजेक्शन रीजन का सम प्लस है, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंटरचेंज हो गई। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो गई? इंटरचेंज हो गई। तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी अगर रिजेक्शन रीजन का सम 1 हो रहा है और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर इंटरचेंज हो, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1। हाँ जी बोलो, क्यों करते हैं ये भी देखेंगे हम लोग क्वेश्चन में। अभी चलो पहले एक एग्जांपल करते हैं। मैंने आपको कहा f ऑफ 0.05 निकालो 6 और 10 के साथ। जरा देखना f टेबल है आपके पास, निकालो तो f टेबल। f टेबल काई स्क्वायर के बाद होगा। f टेबल में ना बहुत सारे पेजेस होंगे। बहुत सारे पेजेस क्यों होंगे f टेबल में? क्योंकि f टेबल अलग अलग अल्फा के लिए ज़्यादा ज़्यादा पेजेस हैं। जस्ट अ मिनट, हम लोग अल्फा कितना देखना है हमें? 0.05 और डिग्रीज ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है। पेज मिल गया A14, मिल गया A14। A14 पेज पे आप देखोगे, दिस इज A14, टेबल हो गया A9, टेबल हो गया क्रिटिकल वैल्यूज फॉर एफ डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसमें देखोगे तो यहाँ ν1 दे रखा है, न्यूमरेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और इधर है अल्फा,
ध्यान से देखना, टेबल देखना भी बता रहे हैं। ये एफ इकोनोमेट्रिक्स में गुजराती में हर चैप्टर में यूज होगा, 5th सेम में भी यूज होगा, इसलिए ध्यान से देखो, आज ही सीख लो जो भी सीखना है एफ टेबल के बारे में। अल्फा है हमारा, यहाँ पे न्यूमरेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है कोई बताएगा? 6 है। और डिनोमिनेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है? 10 है। तो देखो तो ऊपर में न्यूमरेटर का दे रखा है, तो 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट पेज पे ही मिल गया। और एफ टेबल को हमेशा दोनों पेज को साथ साथ देखा जाता है, लेफ्ट और राइट। आप अलग अलग फोटो स्टेट से अच्छा है इनको साथ में रखना। समझ रहे हो मेरी बात? A14 और A15 पेज दोनों एक साथ रखोगे, साइज थोड़ा छोटा करवा देना, एक साथ ही रखना A14 और A15, क्योंकि इधर यहाँ पे शुरू होता है 1 2 3 से लेकर के कहाँ तक? 9 तक। फिर उसके बाद से कंटिन्यू होता है 10 12 15 20। तो ये एक ही टेबल है जो दोनों पेज पे प्रिंट हुआ है, इसलिए आप जब भी फोटो स्टेट कराओगे या प्रिंट आउट करवाओगे तो ये ध्यान में रखना कि एफ टेबल के दोनों लेफ्ट और राइट के पेजेस एक ही पेज पे आने चाहिए। ठीक है, थोड़ा फॉन्ट साइज स्मॉल करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर का न्यूमरेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 तो हमें मिल गया, 6 ही है ना। और डिनोमिनेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इधर ऐसे लिखा होगा टेबल में, देखो तो μ2 इज इक्वल टू, मिल गया सभी को, डिनोमिनेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिनोमिनेटर में चाहिए हमें कितना? 10। फर्स्ट पेज पे ही लकीली मिल गया हमें 10। अगर फर्स्ट पेज पे नहीं मिलता तो फिर हम पेज टर्न करते। देखो तो फर्स्ट पेज पे 1 2 3 4 से लेकर के 12 है। अगर डिनोमिनेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको 15 चाहिए तो फिर नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, A16 पे टर्न करो, 13 14 15 16 से लेकर के 24। फिर एक पेज और है 25 26 27 से लेकर के 1000 तक। तो टोटल 6 पेजेस हैं किसमें? एफ डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, 3 टेबल हैं। तो अभी हमारा लक अच्छा है कि सुनो, पहले बता रहे हैं, एफ टेबल का जब आप प्रिंट आउट कराओगे ये दोनों पेज एक पे करवाना। कौन कौन सा? 14 और 15। फिर एक ये वाला पेज जो है 16 और 17 एक पे करवाना। फिर 18 और 19 एक पे करवाना। ठीक है, इसमें आपका डिनोमिनेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 2 3 से लेकर के 12 तक है, दिख गया जो बोर्ड में लिखा हुआ है। उसके बाद से नेक्स्ट पेज पे 13 से लेकर के कहाँ तक है? 24 तक है। न्यू टू की बात हो रही है, ये एक ही टेबल का कॉन्टिन्यूएशन है। फिर आ जाओ A18 पेज पे 1000 तक चला गया। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 25 से। समझ में आ रही है बात? हेलो, ये समझ में आई जो मैंने अभी कहा? अब देखो, हमारा तो अभी तो फिलहाल इस वाले एग्जाम्पल के लिए डिनोमिनेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है? 10 है, तो 10 तो फर्स्ट पेज पे ही मिल गया, तो अभी उसी पे काम कर रहे हैं। 10 के सामने और इधर न्यू 1 6 के सामने, और न्यू 2 है 10, न्यू 2 है 10 और न्यू 1 है 6, उसके सामने क्या मिल रहा है हमें? और अल्फा। एक चीज और है इसमें, इस टेबल को ही पढ़ना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ध्यान से सुनो। 10 के सामने में भी 4 वैल्यूज होंगी, 4 वैल्यूज 10 के सामने में। 0.100 ये सब अल्फा होती हैं, 0.050 0.010 0.001। फिर थोड़ा सा गैप है और फिर 11 का काम शुरू होगा। देखना 11 के सामने फिर से नया मिलेगा, थोड़ा सा गैप बनाया हुआ। अगर आप आंख को ब्लर्ड इमेज करोगे, थोड़ा सा धुंधला करके देखो विथ हाफ ओपन आईज, तो आपको गैप दिखेगा। हर 4 के बाद एक गैप है, यानी हर न्यू टू का अपना 4 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। समझ में आई बात? तो हमें किसके सामने देखना है? 0.05 के सामने में देखना है। इसके सामने में देखो कि कौन सी वैल्यू आ रही है। तो यहां देखना 10 में 0.05 के सामने में आ रही है 3.22। इसके ऊपर भी है, कौन सी वैल्यू है वो सब हमारे काम की नहीं है।
इसके ऊपर में है 2.46, वो अलग के लिए है, अल्फा जब 0.1 होगा उसके लिए है। ये अल्फा 0.01 के लिए 5.39 है और इसके लिए है 9.93। टेबल देखना आ गया। तो हमारे काम की वैल्यू 3.22 है। ओके बच्चे, एफ की वैल्यू देखना आ गया। बहुत ही सिंपल है, एक दो क्वेश्चन करोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन करते करते हो जाएगा। तो फिर से सुनो मेरी बात। एफ, यस, एफ डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। अभी टेस्ट लगाएंगे तभी तो, अभी तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो अभी होल्ड करें, एक क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन कब लगाया जाता है और क्यों पढ़ रहे हैं। जब भी हमें वेरिएंस को कंपेयर करना होता है कि वेदर द टू सैम्पल, अभी दो सैंपल में वेरिएंस अलग अलग नजर आ रहे हैं, तो क्या इनके पॉपुलेशन में भी वेरिएंस में डिफरेंस होगा या वेरिएंस सेम होंगे, ये चेक करना होता है। तो हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं, जेड और टी नहीं लगा सकते। जेड और टी डिफरेंस ऑफ मीन और डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन में लगता है, लेकिन डिफरेंस ऑफ वेरिएंस में नहीं लगता। ठीक है, तो एफ का तो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। और भी आगे पढ़ेंगे इकोनोमेट्रिक्स में एफ का। यस, हाँ, लेकिन उसको हम लोग नहीं यूज करते, यहाँ पे कंपैरिजन के लिए भी यूज करते हैं ना। तो एफ टेस्ट इज बेटर देन पूल्ड टी प्रोसीजर, उससे बढ़िया है एफ टेस्ट। एफ टेस्ट ही ज्यादातर चलता है, यही हम लोग लगाते हैं। अब ध्यान से सुनो। तो इसकी वैल्यू आ गई है एफ अल्फा, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आई थी 3.22, 3.22 वैल्यू आ गई। तो टेबल से देखना आ गया। अब जरा आप ये मुझे बताओ कि एफ 0.05610 इज इक्वल टू 1/f किसके इक्वल होगी, बताओ जल्दी। 0.05 जो वहां पे अल्फा है उसको यहाँ किससे रिप्लेस करेंगे। हाँ, तो 1 माइनस अल्फा कितना होगा वो बताओ ना, 0.95। उसके ऐसे कुछ और भी करेंगे, इंटरचेंज करेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को। यानी अब न्यूमरेटर में आ जाएगा 10 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6। एक बार वेरीफाई कर ले बच्चे, ये तो वैल्यू है ही हमारे पास लेफ्ट में। इसको निकाल करके रेसिप्रोकल करके चेक करते हैं कि 3.22 आता है या नहीं आता है। दिमाग में सेट भी हो जाएगा कि हाँ हमने किया हुआ है, ऐसा काम कर सकते हैं। चलो एक बार करते हैं। अब ये हमें निकालना है एफ ऑफ 0.95, 10 और 6। तो अब न्यूमरेटर में 10 ढूंढेंगे, 10 ये रहा, देखो। अब 10 इस पेज पे मिलेगा और इधर आएंगे 6। फिर से टेबल पे जाना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। 6 इधर कहीं 6 है, 6 के सामने सारा काम चलेगा। 6 के सामने 1 2 3 4, तो इधर भी आएंगे 1 2 3 4। देखो तो 6 के सामने कौन कौन सी वैल्यू है। 10 दूसरे पेज पे है और 6 कौन से, ब्लर्ड इमेज, हल्का सा आंख धुंधला करो। फर्स्ट ग्रुप छोड़ दो, सेकंड छोड़ दो, थर्ड छोड़ दो, फोर्थ छोड़ दो, फिफ्थ छोड़ दो, सिक्स्थ में आओ। अब इस वाले पेज पे देखो, फर्स्ट 4 छोड़ दो, सेकंड छोड़ दो, मतलब फर्स्ट 4 छोड़ दो, सेकंड छोड़ दो, थर्ड छोड़ दो, फोर्थ छोड़ दो, मतलब 4 4, 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4। अगर कभी नेक्स्ट पेज पे पकड़ में आ जाए तब क्या करोगे, उसके लिए बता रहे हैं। फिर एक और 4 का ग्रुप छोड़ देना, तब आपको नेक्स्ट 4 के ग्रुप मिलेंगे। समझ में आई बात जो बता रहे हैं। 1 2 3 4 को छोड़ दो, 1 2 3 4 को छोड़ दो, ये तो 2 के लिए होगा। 1 2 3 4 छोड़ दो, ये 3 के लिए होगा। 2 3 4 छोड़ दो, ये 4 के लिए होगा। 1 2 3 4 छोड़ दो, ये 5 के लिए होगा। अब जो 1 2 3 4 आने वाला है ये हमारे काम का है, ये 6 के लिए होगा। तो देखना जरा, 4 छोड़ दिया, 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 ये आ रहा है 2.94। फिर आ रहा है 4.06 और क्या है 7.87 और है 18.41। ये किस अल्फा के लिए, अल्फा आपको याद है 0.100। ये किसके लिए है 0.050। ये तो सीक्वेंस सब जगह सेम ही होता है, 0.010 एंड दिस इज फॉर 0.001।
तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, देखो ना, f ऑफ 0.95 चाहिए, 0.95। तो 0.95 का दे रखा है हमें, नहीं दिया है ना। कोई बात नहीं, अभी हम लोग क्या कर लेंगे। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, दोनों वैल्यू नहीं निकाल सकते। हाँ, इसमें तो 0.95 का नहीं है। अच्छा, ये एग्जाम्पल उसके लिए था कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, सुनो, इसकी ज़रूरत है तो हम इसको रेसिप्रोकल में कर देंगे, यानी f ऑफ 0.95 10 6 इज इक्वल टू 1 बाई एफ ऑफ 0.05 6 और 10। वेरीफाई नहीं कर सकते बच्चे, 0.95 का नहीं निकाल सकते हम लोग, तो इसका निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई 3.22। समझ में आ गया। थोड़ा सा हम लोग भटक गए थे अपने क्वेश्चन से, क्वेश्चन क्लियरली लिखा नहीं था, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसकी। तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया है 3.22, इसी के हेल्प से बाय प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू निकल जाएगी 1 बाई 3.22। लेकिन चलो, ये भी कॉन्सेप्ट समझ लिया, अच्छी बात है। ये दूसरे पेज पे कैसे देखा जाता है ये भी समझ लिया। समझ में आई बात सभी को, मैंने क्या किया अभी। एक जिसकी वैल्यू आसानी से निकल सकती है, सिर्फ 4 अल्फा के लिए हम f देख सकते हैं। कौन कौन से 4 अल्फा हैं, 0.10 अल्फा, सिर्फ 0.1, 0.05, 0.01, 0.001, यही 4 के लिए हमारे पास f की वैल्यूज होती हैं। इसी के हेल्प से अब जिसका पूछेंगे, 0.95 का पूछेंगे, जिसका भी पूछेंगे वो उसके हेल्प से आएगा। डायरेक्टली हम 0.95 का टेबल में नहीं देख पाएंगे। क्लियर बच्चे। चलो, ये भी कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। तो आप ये लिख लो कि f 0.95 610 we can't find directly, we can't, we find लिख दिया मैंने, we can't find directly for alpha is equal to 0.95 as f table has only alpha as 0.1, 0.05, 0.01, 0.001. So f 0.95 610 को हम लोग निकालेंगे 1 बाई एफ 0.05 10 और 6, इस वाली प्रॉपर्टीज को यूज करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी को यूज करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। जस्ट अ मिनट, ये एक अलग से नोट है जो कि आपको याद रखना है। चलो, इतना आ गया। तो अब एक थ्योरम है और उसके बाद से क्वेश्चन करेंगे। जस्ट राइट डाउन वन थ्योरम। ये अच्छी बात होती है स्टैट्स में कि थ्योरम का प्रूफ नहीं करना होता, तो थोड़ा अच्छा सा रिलैक्सेशन फील होता है। इफ x1 x2 dot 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 xm be a random sample from a normal distribution, from a normal distribution with variance sigma 1 square, let y1 y2 dot 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 yn be another random sample, be another random sample from a normal distribution, from a normal distribution with variance sigma 2 square. अब ध्यान से देखो, let s1 square and s2 square are two calculated sample variances. Then
दी रैंडम वेरिएबल। ध्यान से सुनो, हमारे पास सिर्फ सैंपल का वेरिएंस है, पॉपुलेशन का नहीं है। लेकिन अभी हम लोग बस स्टडी के लिए ये कर रहे हैं कि S1 स्क्वायर बाय सिग्मा 1 स्क्वायर S2 स्क्वायर बाय सिग्मा 2 स्क्वायर भी देखा गया है कि ये भी F डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है विथ न्यू वन इज इक्वल टू। अभी थोड़ी देर बस आप लोग पेशेंस रखना, अभी कोई क्वेश्चन मत पूछना, रुक जाओ। मतलब फर्स्ट सैंपल वेरिएंस बाय पॉपुलेशन वेरिएंस, सेकंड सैंपल वेरिएंस बाय सेकंड पॉपुलेशन वेरिएंस का जो रेशियो है ये भी एफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। और आगे चल करके जब हम लोग लेट एच नॉट में जब हम लोग ये एज्यूम करते हैं सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, तो घबराए नहीं, ये अपने आप कैंसिल हो जाता है। कहोगे मैम जब है ही नहीं तो हम वैल्यू कहाँ से लाएंगे इसकी? तो ये एजम्पशन वाले स्टेटमेंट से जब हम पुट करते हैं नल हाइपोथेसिस वाली, तो ये अपने आप एफ जो है वो S1 स्क्वायर बाई S2 स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। समझ में आई बात? तो एफ जो है ये कैलकुलेटेड एफ हम लोग इसको बोलते हैं, कैलकुलेटेड एफ फ्रॉम सैंपल। सैंपल से ये कैलकुलेट होता है एफ हमारा, ठीक है? नहीं, वेरिएंस का नहीं गिवन होगा। ये तो थ्योरेटिकली हमें पता है ना कि एफ ये चीज होती है, और जब कैलकुलेशन वाला यूज कर रहे होते हैं तो उसमें नल वाली वैल्यू को नहीं डालते हम लोग। जैसे इससे पहले म्यू 1 माइनस म्यू 2 होता है जेड में, तो क्या म्यू 1 माइनस म्यू 2 हमें गिवन होता था? नहीं ना। तो हम क्या पुट करते थे? नल वाली वैल्यू नहीं पुट करते थे, एच नॉट में जो भी था, जीरो या जो भी था उसी को तो पुट कर देते थे एज। हाँ, नल वैल्यू पुट करेंगे जिसमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों इक्वल है। कैंसिल हो जाएगा सिग्मा 1 स्क्वायर बाई सिग्मा 2 स्क्वायर, तो कैलकुलेटेड एफ आ जाएगा हमारे हाथ में। कैलकुलेशन के बाद एक सैंपल से वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है? ये हो गया एफ। अब है, ध्यान से देखो, एच ए इसका कुछ भी बन सकता है। लेफ्ट टेल टेस्ट भी हो सकता है, राइट टेल टेस्ट भी हो सकता है, टू टेल टेस्ट भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है लैंग्वेज पे। तो फिर उसके बाद से एक हम लोग क्रिटिकल एफ निकालेंगे। क्रिटिकल एफ कैसे निकलेगा? फ्रॉम टेबल विथ एल्फा, जो भी हमें गिवन होगा, विथ एल्फा न्यू 1 एंड न्यू 2, ये तो निकल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग देन वी डिसाइड, देन वी चेक रिजेक्शन ऑफ एच नॉट। फिर हम चेक करेंगे कि वेदर एच नॉट जो है वो रिजेक्शन रीजन में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टेटमेंट भी देंगे, ठीक है? तो बस इसमें एक ही बात अलग है बाकी सारे टेस्ट से, कि एफ निकालेंगे तो एफ निकालेंगे दोनों सैंपल के वेरिएंस का रेशियो करके। और जब हम टेबल में देखेंगे तो टेबल में देखने का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन बाद वो भी आपको आसान लगने लगेगा। तो टेबल में फिर हमें अल्फा चाहिए, न्यू 1 चाहिए, न्यू 2 चाहिए, तो दोनों का तो सैंपल साइज पता ही होगा ना हमें। न्यू 1 क्या कर देंगे m-1, न्यू 2 क्या कर देंगे n-1, दोनों मिल गया। अल्फा हमें गिवन होगा 0.05, एफ हम देख लेंगे टेबल से। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस ये है कि कभी किया नहीं है तो एक बार तो पहली बार तो करना बनता है। करें? यस। अरे तो उसमें सिंगल के लिए किया था, ये नहीं समझ में आ रहा? काई स्क्वायर सिंगल सैंपल था, ठीक है? हाँ, और जब 2 सैंपल का करना होता है 2 सैंपल के साथ, तो काई स्क्वायर से बढ़िया क्या कौन सा आ जाता है? एफ आ जाता है। एफ यूज करते हैं हम लोग। 2 काई स्क्वायर का रेशियो ही तो एफ होता है ना। पढ़ाए तो आज सबसे पहला स्टेटमेंट यही पढ़ाया मैंने। 2 काई स्क्वायर विथ देयर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का जो रेशियो होता है दैट इज एफ। इसलिए एफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करें, क्योंकि अब हमारे पास 2 सैंपल आ चुके हैं। सिंगल सैंपल होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ने का तरीका यही होगा। सिंगल सैंपल का होगा तो काई स्क्वायर यूज करेंगे, 2 सैंपल आ गया तो एफ यूज। क्लियर? अब एक क्वेश्चन आज कर लेते हैं। आज भी बच्चे ये खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब आपके सिलेबस में 9.5 लिख दिया है, तो पी वैल्यू भी एक रह जाएगा। पी वैल्यू और कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये दोनों टॉपिक फिर एक क्लास ले लेगा। अब भी हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं 9.14। इसके साथ ही हमारी क्लास आज की खत्म हो जाएगी।
नेक्स्ट क्लास में पी वैल्यू को कैसे मैनेज करते हैं, ये बहुत बड़ा मतलब 45 मिनट से 1 घंटा यही ले लेगा, पी वैल्यू फॉर एफ टेस्ट यही समझाने में। सबके पास प्रिंटेड पेज पे टेबल होनी चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। मतलब आपको 3 पेजेस में प्रिंट करवाने हैं, 6 पेजेस, मैंने बता दिया है कैसे कैसे। सबके पास हाथ में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल 9.14 करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा रिपोर्टेड इन द आर्टिकल serum ferritin in an elderly population, the authors concluded that ferritin distribution in the elderly had a smaller variance than in younger adult। यानी हमारे पास एडल्ट जो है वो 2 टाइप के हैं। अगर ये मीटिंग खत्म हो गई बीच में तो आप समझ लेना कि नेक्स्ट मीटिंग में भी आना है। 10 मिनट हम आपका लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। एडल्ट में हमारे पास 2 एडल्ट हैं, एक है यंगर एडल्ट। पहले एल्डर के लिए लिखा है ना, तो पहले एल्डर लिख लो। आपके लैंग्वेज में पहले एल्डर वर्ड आ रहा है और फिर यंगर एडल्ट। यंगर एडल्ट है और एल्डरली एडल्ट है। इन्होंने कहा है कि एल्डर का स्मॉलर वेरिएंस है देन यंगर एडल्ट। यानी इनका है कि पहले वाले का, अगर इसको हम लोग सब कुछ 1 मान रहे हैं और इसको 2 मान रहे हैं, सिग्मा 1 स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा 2 स्क्वायर। ये इनका क्लेम है, किसका? ऑथर का। ऑथर ने कंक्लूड कर दिया ना, तो ऑथर जब भी कंक्लूड करेगा तो पॉपुलेशन के लिए रिजल्ट देगा, सैंपल के लिए नहीं देगा, ठीक है। आगे पढ़ो, आगे क्लियर हो जाएगा। अच्छा, म्यू और सिग्मा का दिया हुआ है, साफ साफ लैंग्वेज पढ़ो तो। हैड अ स्मॉलर वेरिएंस देन इन यंगर एडल्ट। स्मॉलर वेरिएंस, वेरिएंस वर्ड से ही अपने आप क्लियर हो जा रहा है कि सिग्मा आ रहा है, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है या नहीं है? हाँ, तो स्मॉलर वेरिएंस साफ साफ वर्ड लिखा हुआ है। अब सेरम फेरेटिन है क्या? इज यूज्ड इन डायग्नोजिंग आयरन डेफिशिएंसी। ये कोई केमिकल है, आयरन डेफिशिएंसी चेक करने के लिए सेरम फेरेटिन को मिक्स किया जाता है ब्लड के साथ, फिर चेक किया जाता है कि आयरन डेफिशिएंसी है या नहीं, जो भी है मुझे नहीं पता प्रोसेस। फॉर अ सैंपल ऑफ 28, यानी 28 एल्डरली एडल्ट लिया है, 28 यानी m की वैल्यू हो गई 28। The sample standard deviation of serum ferritin was, okay, S1 is also given 52.6। तो डेटा मिल गया हमें। नेक्स्ट पढ़ो, फॉर 26 यंग मैन, यानी n इज इक्वल टू हो गया 26। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन वाज S2 is equal to 84.2। Does this data support the conclusion? Now see, दूसरे सैंपल का जो यंगर है, 26 यंग मैन है, दिस सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन वाज S2 is equal to 84.2। Does this data support the conclusion as applied to men? यही तो था ना कंक्लूजन ऑथर का, तो हमने साइड में कहीं लिख लिया है। क्यों लिखा है? तो ये ऑल्टरनेट बनाने में काम आएगा। समझ में आ गई बात? चलो H0 ले लेंगे, दोनों के वेरिएंस में कोई डिफरेंस नहीं है। HA ले लेंगे ऑथर के अकॉर्डिंग, सिग्मा 1 स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है, ले लिया हमने। और अल्फा दिया हुआ है एट अल्फा इज इक्वल टू 0.01। एफ का फॉर्मूला क्या होता है? एफ आप लिखोगे कैलकुलेटेड एफ फ्रॉम सैंपल, कैलकुलेटेड एफ फ्रॉम सैंपल, कितना हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। S1 स्क्वायर है हमारे पास 52.6 का स्क्वायर अपॉन 84.2 का स्क्वायर। निकालो जल्दी फटाफट कैलकुलेटर। कैलकुलेटर कहाँ है? मिल गया। कितना है? 52.6 का स्क्वायर, दैट इज 2766.76 डिवाइडेड विथ ब्रैकेट में 84.2। 84.2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू
0.39025। आ गई एफ की वैल्यू? यस। हैं? नहीं नहीं, इसमें नहीं आता, आप अभी कंफ्यूज कर रहे हो। वो तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाते वक्त बताया था। अभी देखो, अभी जो एफ का फॉर्मूला डिराइव किया था, ये देखो, इसमें कहीं भी नहीं है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। वो आप काई स्क्वायर से एफ जाते हैं, वो मैंने समझाया था कि फर्स्ट काई स्क्वायर वेरिएबल अपॉन उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, फिर दूसरा काई स्क्वायर अपॉन उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। उसको कंफ्यूज मत करो इसके साथ। समझ में आ गई बात? हाँ, तो वो तो थ्योरेटिकली होता है ना कि काई स्क्वायर से एफ का क्या कनेक्शन है, वो बताने के लिए था। हाँ हाँ। अरे तो टेबल में तो अभी आएंगे ना, अभी आएंगे टेबल में। लेकिन ये बोल रहा है कि मैम न्यू वन बाई न्यू टू आपने क्यों नहीं किया? तो ये तो फर्स्ट काई स्क्वायर वेरिएबल बाई उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सेकेंड काई स्क्वायर वेरिएबल बाई उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉलोज एफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए एफ डिस्ट्रीब्यूशन दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड होता है। इसके लिए बताया था मैंने, ये तो थ्योरेटिकल नॉलेज है, इसको प्रैक्टिकली नहीं यूज करना। ठीक है? प्रैक्टिकली हम वेरिएंस के रेशियो वाला यूज करेंगे। एफ के दो दो है ना रिलेशन। एक और कहाँ गया? ये एक एफ का हो गया, वो थ्योरेटिकल था। प्रैक्टिकली एफ को इससे हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो एस वन स्क्वायर बाई एस टू स्क्वायर वाला यूज करेंगे। क्लियर? अभी थोड़ा नया है और एक साथ इतनी सारी चीजें आ गई हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। इसलिए हम इस क्वेश्चन के बाद तो कुछ नहीं पढ़ाने वाले। आज का क्लास थोड़ी देर में हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। उसको आप लोग रिवाइज जरूर कर लेना कल के क्लास में आने से पहले, नहीं तो कल क्लास में कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है? अब देखो, अभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ेगी, निकालेंगे, वेट तो करो। क्या क्या? अब तो बच्चे एफ कैलकुलेटेड आ गया है, लेकिन टेबल से देखने के लिए, फ्रॉम टेबल, क्रिटिकल एफ देखने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है? क्रिटिकल एफ, वी नीड अल्फा। अल्फा गिवन था, कितना था अल्फा? 0.01। फिर न्यू वन कितना हो जाएगा देखना जरा? 28 माइनस 1 27। न्यू टू कितना हो जाएगा? 26 माइनस 1 25। अब हमें देखना है एफ 0.01। इसके लिए तो होता है, चार अल्फा के लिए एफ टेबल है, 0.1 के लिए, 0.05, 0.01, 0.001। ये थर्ड वाले में मिल जाएगा हमें। और किसके लिए? न्यू वन इज 27, न्यू टू इज 25। फटाफट टेबल देखें। फर्स्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 27, मेरे ख्याल से इसके लिए है ये टेबल या नहीं है? 27 के लिए नहीं अवेलेबल होगा, मैं चेंज करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। देखो जरा बच्चे, आप जब टेबल में देखोगे, ऊपर में है न्यू वन में कहीं भी 27 नहीं है। देखो 27 नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 के बाद 10 तक तो रेगुलर वैल्यूज है, टेबल है सामने में तभी समझ में आएगा। नहीं है तो आप टेबल प्रिंट आउट कराना और आज वाली क्लास फिर कल आप आराम से लेना, तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो हम लोग अभी हैं पेज नंबर A14 पे, टेबल A9 देख रहे हैं। उसमें ऊपर में मैंने कहा आपको न्यू वन देखने के लिए, तो न्यू वन में आप देखोगे तो आपको रेगुलर यहाँ से यहाँ तक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दूसरे पेज पे चले जाते हैं, 10 तक तो रेगुलर मिलता है। 10 के बाद हो जाता है 12, 15, 20, 25, फिर 30 और भी हैं, मेरा पेज कम पड़ गया 1000 तक। तो 27 तो है ही नहीं। तो अब हमारे पास रास्ता क्या है इसको चेंज करने का? ठीक है बच्चे, हमने तो इस पे ध्यान दिया ही नहीं कि ये तो लेफ्ट टेल्ड फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है ना। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा? लेफ्ट टेल्ड। यानी अगर आप फिगर में देखोगे, ध्यान से देखना, तो सारा का सारा अल्फा इधर कितना होगा? अल्फा कितना दिया हुआ है हमें? 0.01। तो सारा का सारा अल्फा हो जाएगा 0.01, इधर आ जाएगा। अब अगर हमें ये वाली एफ की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए अल्फा होता है राइट हैंड साइड का रीजन कितना बचा हुआ है?
ऐसे मत किया करो, जवाब तो दो। यस, 0.99 बचा है, यानी इस क्रिटिकल एफ के लिए हमें चाहिए होगा, क्रिटिकल एफ के लिए 0.99, और न्यूमरेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 27 और 25। तो अब इसको हटा करके क्या कर देंगे हम लोग, 0.99। सिंस इट वॉज लेफ्ट टेल्ड टेस्ट, तो इसका राइट का रीजन जो एरिया है वो है 0.99, तो उसके लिए हम एफ की वैल्यू देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था एफ हमेशा राइट वाले एरिया से ही आता है। अब 0.99 तो है ही नहीं हमारे टेबल में, अल्फा की तो 4 ही वैल्यूज है, 0.1, 0.05, 0.01, 0.001। तो 0.99 के लिए अब हमें वही अपना प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, 1/f 0.01, और ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे 25 और 26। तो देखो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है साथ के साथ। ये जो अल्फा था ये भी अल्फा हमारा फेवरेबल आ गया, और ये जो 27 प्रॉब्लम कर रहा था ये भी 25 में कन्वर्ट हो गया, और 25 के तो सामने में है, 25 तो है न्यूमरेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में। समझ में आ गई बात? तो इसमें तो 25 मिल गया हमें, लेकिन अब डिनोमिनेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 27 चाहिए, 27। नाउ सी, तो इधर अब 27 में देखना है, लेकिन अब उस पेज पे 27 नहीं मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, ये जब बनाया था, याद है? कहाँ गया वो? जस्ट अ मिनट। देखो इसमें 12 तक, इसमें 24 तक, यानी लास्ट वाले पेज पे जाएंगे तब 26 मतलब 27 मिलेगा। तो किस पेज पे जाना है? A18 वाले पेज पे जाना है। तो ये मैंने 14, 15, 16, 17 क्रॉस किया, आ गया मेरा A18। A18 पे 25, 26, 27 सब है। इधर है 25, 26, 27। हमें 27 चाहिए। 27 के सामने यानी 1, 2, 3, 4 छोड़ देना, वो 25 वाले के लिए होगा। 1, 2, 3, 4 छोड़ देना, वो 26 वाले के लिए होगा। अब आप देखो 25 के सामने A19 पेज पे हैं हम लोग। ये क्लियर है क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि बस हम एक तरफा किए चले जा रहे हैं, हम ही लिख रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं, बच्चों को कुछ नहीं समझ में रहा, ऐसा तो नहीं है ना? A19 अगर हो रहा होगा तो सिर्फ इस वजह से कि आपके हाथ में प्रिंटेड पेपर नहीं है। मोबाइल पे थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसे ऐसे करोगे फिर बड़ा करोगे फिर खो जाओगे कहाँ है क्या है, इसलिए बोलते हैं कि इसका पेज निकाल लेना प्रिंटेड, तभी हो पाएगा ये। पहले 4 वैल्यूज छोड़ देना क्योंकि 25 का होगा, फिर 4 वैल्यूज छोड़ देना, ये 26 के होंगे। अब 25 के नीचे आओगे तो यू आर गेटिंग 1.66, और क्या क्या है, अगर किसी को दिख रहा है 1.92। बुक होगा तो आप देख रहे होंगे, बहुत बच्चे बुक परचेज कर लेते हैं क्योंकि उन्हें सीनियर बता देते हैं कि ये बुक 2 सेमेस्टर में काम आएंगी। 3.49। तो 27 के सामने हमें कौन सा अल्फा के लिए चाहिए? 0.01। 0.01 कौन से नंबर पे आता है? 3rd नंबर पे आता है। दिस इज फॉर 0.1, दिस इज फॉर 0.05, दिस इज फॉर 0.01, दिस इज फॉर 0.001। मिल गया इतने मेहनत के बाद 2.54। अभी इसलिए ज़्यादा बताना पड़ रहा है क्योंकि अभी नया नया है, बाद में तो आप बस हम बैठे रहेंगे बोलेंगे एफ बताओ, आप तुरंत निकाल करके बताओगे। और प्रैक्टिस इसकी अच्छी करनी है क्योंकि मैंने कहा है चैप्टर 4 से 4, 5, 6, 7, 8, 9 हर चैप्टर में एफ टेस्ट लगाना ही लगाना है डीएन गुजराती में, तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। एफ की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 2.54 आ गई एफ की वैल्यू। अब हमारा एफ कितना आया है? 0.39025, बहुत छोटी वैल्यू है, तो रिजेक्टेड हो गया ना। तो आवर एफ इज 0.39 कुछ था, 025। अच्छा अच्छा, फिर देखो, फिर आप लोगों ने नहीं टोका मुझे, क्या करना था हमें? यहाँ पर रेसिप्रोकल करना है। अभी तो हमने इसकी वैल्यू निकाली है ना, लेकिन हमें तो चाहिए ये, हमारा काम इससे होगा, उससे नहीं होगा जो राइट हैंड साइड पे है नीचे में। 1/2.4 कितना आ रहा है? 1 / 2.54 इज
0.3937। अब समझ में आ गई बात। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा चल रहा है, दिस वन इज 0.3937 और हमारी एफ की वैल्यू कितनी आई है 0.39025। थोड़ा सा से बच गए ना, 0.39025 तो भी रिजेक्शन रीजन में लाई कर गया। तो एच नॉट इज रिजेक्टेड। एच नॉट रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब है बच्चे क्या रिजेक्ट हो गया कि दोनों सेम है, ये रिजेक्ट हो गया यानी यस। जो पहला वाला है एल्डरली का, एल्डर एडल्ट में जो कौन सी चीज थी सेरम फेरेटिन, वो कम होगा यंगर एडल्ट से। तो ऑथर का क्लेम सही है। तो अब भाग गया, एच नॉट इज रिजेक्टेड, सो ऑथर क्लेम इज ट्रू। ऑथर क्लेम इज ट्रू। तो बच्चे मुझे लगता है कि आज के क्लास में ये तो बहुत मोर देन एनफ हो गया, क्योंकि दिमाग को पूरा ट्विस्ट कर दिया होगा एफ टेस्ट। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार मेहनत करोगे फिर इजी हो जाएगा ये। आज कौन सी क्लास थी, नंबर 9th चैप्टर की 3rd क्लास थी। आज क्लास 3rd थी ना। फर्स्ट क्लास में हमने 9.1 किया था, फिर 9.2, 9. ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास विल बी क्लास 4th। एक क्लास और बस चाहिए, 2 टॉपिक हैं, इनको थोड़ा अच्छे से कर लेंगे, कोई भागा भागी नहीं है। चैप्टर 9 डिवोर और सेक्शन 9.5 हम लोग कर रहे हैं। 9.5 में 2 टॉपिक रह गए हैं, पी वैल्यूज फॉर एफ टेस्ट। लेकिन ये अगर आपके हाथ में प्रिंटेड पेपर पे नहीं हुआ एफ टेस्ट तो ये क्लास लेने का कोई फ़ायदा नहीं है क्लास 4। इसलिए नेक्स्ट क्लास में सबके पास होना चाहिए। और एक दूसरा टॉपिक भी है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2। ये बुक में डेराइव नहीं किया है, हमें खुद से करना है और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हमें खुद से ही समझना है कि कैसे होगा। तो दोनों टॉपिक में एक क्लास लग जाएगा, उसके बाद से फिर हम लोग अपना डीएन गुजराती स्टार्ट कर देंगे, जो कि रियल में इकोनोमेट्रिक्स है, रिग्रेशन वगैरह। तो बच्चे अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके जरूर बैठे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।